नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत पाक बॉर्डर के करीब बीकानेर में एक लाश मिलती है। लाश का सर गायब और पहचानने वाली कोई पहचान नहीं। अब बिना पहचान वाली इस लाश की पहेली को सुलझाने और कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस को किसी अजूबे की तलाश थी और वो अजूबा मिला भी एक गवाह की शक्ल में। इस गवाह ने मौका वारदात पर एक कार देखी थी, लेकिन उसे कार का नंबर याद नहीं था। अब बिना पहचान वाली इस लाश और बिना नंबर वाली उस कार के सहारे ही पुलिस कत्ल के मामले की तफ्तीश शुरू करती है। पाकिस्तान की सरहद से लगता रेगिस्तानी शहर बीकानेर। कुदरती मुश्किलों के बावजूद राजस्थान का ये इलाका अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी बीकानेर शहर में गढ़सीसर फ्लाईओवर के करीब शनिवार 15 जून को लोगों की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सबका ध्यान इस ओर खींच लिया। ये चीज थी एक लड़की की सिरकटी लाश। जी हां, ये लाश इसी फ्लाईओवर के नजदीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और इसे देखकर साफ था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को इस जगह पर लाकर फेंक दिया गया था। लड़की का सिर और दोनों बाहें भी काटकर अलग कर दी गई थी ताकि कत्ल का कोई भी सबूत मिले ही नहीं। 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की खबर पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस पूरे लवाजमे के साथ मौके वारदात पर पहुंची। लेकिन लाश बरामद करने के साथ साथ बहुत बारीकी से मौका मुआयना करने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान पता हो पाती। असल में लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई सुराग मिलता। न आई कार्ड, न एटीएम कार्ड, न मोबाइल फोन और न ही कुछ और। यानी ये एक पूरा का पूरा ब्लाइंड मर्डर था। हाँ, लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर राजधानी जयपुर में। इस लिहाज से देखा जाए तो लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन यह भी सच था कि सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान पता करना एक मुश्किल काम था। पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच के लिए अपने धाकड़ अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी बना दी। अब एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर से गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ की और इस कोशिश में पुलिस को इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ये लाश किसी जानवर की लाश है। पुलिस को उसने बताया कि लाश के पास से काफी तेज बदबू आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि लाश इंसानी है। लेकिन बातों ही बातों में इस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह 6 बजे के आसपास देखा था। यानी इससे एक बात तो साफ थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले इस जगह पर फेंकी गई थी और केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जानकारी भी काफी थी। मेरी आम लोगों में जो पकड़ है उनसे ही पता लगा कि सर उस आदमी ने देखा था। पहले कोई आदमी मिला मुझे कि 9 बजे मिला, फिर उसके बाद मुझे एक और उससे नीचे आ गया, उसने कहा सर 6 बजे तो मैंने देखा था ना। मैंने सोचा अब मवेशी है तो मैं निकल गया वहां से। क्योंकि गाड़ी रोड पर खड़ी नहीं थी, गाड़ी अंदर की तरफ खड़ी थी ना। नहीं, रोड पे थी गाड़ी। मतलब ये जो पुड़िया गढ़सीसर अंडर ब्रिज पास करते हैं ना, पास करते ही वो गाड़ी हमें वहाँ मिल गई। मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने देखा था उस गाड़ी को। ठीक है, तो वो जैसे उधर से आ रहा था ना, ये गढ़सीसर पुड़िया से उस विजयवर की ढाणी की तरफ जा रहा था, तब उसने उसको देखा था।
इस बीच मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस की एक टीम ने कुछ घंटों के बाद फिर से इसी फ्लाईओवर के नजदीक पहुंचकर लोगों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया, ताकि लड़की की लाश को लेकर कोई और क्लू भी सामने आ सके। और इस बार पुलिस की कोशिश फिर से कामयाब रही। इस बार पुलिस टीम को मौका वारदात पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 14 और 15 जून की अर्ली मॉर्निंग में गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह 4:03 पर एक व्हाइट कलर की मारुति स्विफ्ट कार को यहां रुकते हुए देखा। चूंकि वो इस कार से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि कार वहां क्यों रुकी है। हालांकि इसी शख्स ने बाद में पुलिस को यह भी बताया कि इस जगह पर महज 7 से 8 मिनट रुकने के बाद ये कार फिर से आगे रवाना हो गई। अब पुलिस को इस आदमी से हुई बातचीत से उम्मीद जगी। उसे लगने लगा कि अगर इस आदमी ने इतनी बारीकी से उस कार को यहां रुकते हुए देखा, ये भी नोट किया कि कार बमुश्किल 8 मिनट रुकी, तो फिर उसने जरूर कार का नंबर भी देखा होगा। पूरा न सही, आधा अधूरा ही सही, लेकिन यहां पुलिस को झटका लगा। उस आदमी ने बताया कि उसने कार जरूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर याद नहीं। हाँ, उसने इतना जरूर कहा कि वो कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी राजस्थान के ही किसी दूसरे शहर में रजिस्टर्ड कोई कार थी। अब पुलिस की हालत भागते भूत की लंगोटी सही वाली हो गई। उसे लगा कि चलो नंबर न सही, इतना ही सही कि कार बीकानेर की नहीं थी। अब पुलिस की टीम ये पता लगाना चाहती थी कि वो कार किस तरफ से आई जिससे लाश फेंके जाने का शक था। गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क गढ़सीसर की तरफ जाती है तो दूसरी सड़क नोखा की तरफ। अब कार की दिशा पता करने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों, मकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने की शुरुआत की। अच्छी बात यह थी कि अब पुलिस को कार की मेक, उसका रंग और यहां तक की टाइमिंग भी पता थी, और इन बातों ने पुलिस का काम आसान कर दिया। जल्द ही पुलिस को पता चला कि कार गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद नोखा की तरफ आगे बढ़ गई। सीसीटीवी कैमरे का तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले आसपास के 2-3 किलोमीटर के जितने थे ना, वो सारे हमने देख लिए। यानी कि यहाँ से दारणिया तक सीसीटीवी कैमरे हमने देख लिए कि गाड़ी आई है, गाड़ी गई है। ठीक है, उधर खारा तक हमने सारे सीसीटीवी कैमरे देखे। अब पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार उस रोज सुबह किस तरफ गई है। पुलिस ने अब नोखा की तरफ पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया, ताकि कार की और साफ सुथरी तस्वीरें मिल सके और उसे नंबर का पता चल सके। पुलिस की कोशिश काम कर गई। नोखा के रास्ते में उदरामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात उस कार के बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे यानी 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की तरफ जाते हुए की तस्वीर नजर आ गई। खास बात यह थी कि ये तस्वीरें बिल्कुल साफ साफ थी, यानी इन तस्वीरों में कार का नंबर भी साफ साफ नजर आ रहा था। RJ 19CF 7977। यानी अब देखा जाए तो पुलिस का असली काम पूरा हो चुका था। लाश फेंकने वाले की गाड़ी की पहचान हो चुकी थी और अब उम्मीद थी कि वो गाड़ी से जल्द ही जल्द गाड़ी वाले का भी पता लगा लेगी। गाड़ी किसके नाम की थी? गाड़ी उसमें क्या हुआ कि हमने उस फिर आगे डेवलपमेंट हुआ तो टोल से हमें उस गाड़ी के नंबर मिल गए। गाड़ी 1 घंटे में आती है और 1 घंटे में वापस, मतलब उसी रूट से वापस जोधपुर चली जाती है। तो हमने क्या है कि उस पर्टिकुलर गाड़ी को ट्रेस किया। फिर मैंने वहाँ आने जाने वाले लोगों के बारे में डिटेल प्राप्त की। कोई रात को आया तो नहीं, कोई उस समय जिस समय घटना कारित करके गए उस समय कोई आया नहीं। वहाँ जो बैठने वाले लोग हैं, वहाँ उस खेत के पास में काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी, जो दिन में काम करते हैं, उनसे भी पूछताछ की। तो वहाँ क्या है कि कई लोग ऐसे थे जो रात को भी विचरण करते हैं। दिन में वो लगभग घर में ही रहते हैं, रात को विचरण करते हैं। उन लोगों से पूछताछ की तो उनमें से किसी ने बताया कि सर स्विफ्ट गाड़ी यहाँ खड़ी थी। जो घटना स्थल है वहाँ स्विफ्ट गाड़ी थी और संभवतः वो बाहर नंबरों की थी। हमने ये गौर नहीं किया कि नंबर क्या थे, लेकिन
फिर आप गाड़ी तक कैसे पहुंचे, क्या पता किया? कितने फिर हम क्या है कि उस खंगाले? मतलब पर्टिकुलर गाड़ी उन्होंने क्लू दे दिया कि पर्टिकुलर गाड़ी तो स्विफ्ट है, ठीक है। और हमें भी ये लगा कि स्विफ्ट है, तो स्विफ्ट में वो बॉडी में डाल के, वो जो पीछे वाली बॉडी होती है उसमें डाल के लाए होंगे। हुआ भी यही। पुलिस ने व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से शेयर की और इस कार के मालिक का नाम पता पूछा और जल्द ही पुलिस को इस नंबर के सहारे कार के मालिक का पता भी चल गया। ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके के रहने वाले विकास मान नाम के एक शख्स की थी। पुलिस ने बिना देर किए आरटीओ ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर में दबिश दी, लेकिन यहाँ पुलिस को फिर से झटका लगा। उसे पता चला कि विकास अब ये मकान छोड़कर जा चुका है। हालांकि पुलिस को यहीं से विकास के नए मकान का पता चला और अगले कुछ घंटों में बीकानेर पुलिस विकास के दरवाजे पर थी। वो विकास जिस पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिरकटी लाश फेंकने का शक था। फिर हम उस आखिर में उस पर्टिकुलर गाड़ी को हमने ट्रेस कर लिया, टोल से और उन कैमरों से, उनकी टाइमिंग से, क्योंकि हमें टाइमिंग का और गाड़ी का क्लू मिल गया था मोस्टली, जो ट्रेस करने में मतलब महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमने उसी आदमी को, ये पहला मामला था जिसमें हमने उसी आदमी को उठाया जिस आदमी ने ये वारदात कारित की थी। किसी और से ना तो पूछताछ की ना कोई बात, केवल हमने जो रेकी और जो डाटा इकट्ठा करना था ना, वही लोगों से किया था। अब पुलिस ने विकास को फौरन हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो विकास ने हीला हवाली की, लेकिन जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिरकटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं, वही था। बल्कि उसके साथ साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता भी थी, जिसने न सिर्फ उस लड़की की लाश निपटाने में विकास का साथ दिया, बल्कि लड़की की जान लेने में भी वो विकास के साथ रही। अब सवाल ये था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की का कत्ल किया वो कौन थी। दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कटा हुआ सिर और उसकी बाहें कहां फेंकी, और सबसे अहम, दोनों ने उस लड़की की हत्या आखिर की ही क्यों। तो जब पुलिस की तफ्तीश में इन सवालों का जवाब साफ हुआ तो सच्चाई जानकर मामले की जांच कर रही बीकानेर पुलिस की एसआईटी खुद भी हैरान रह गई। ये कत्ल की एक अजीब कहानी थी। बीकानेर से कुलदीप चारण के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। चलती कार में पहले कत्ल किया जाता है और फिर अगले 8 मिनट में लाश के टुकड़े भी हो जाते हैं। इसके बाद कातिल 250 किलोमीटर तक उन टुकड़ों को लेकर जाता है और फिर लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा देता है। मरने वाली लड़की का नाम मुस्कान था और मुस्कान का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त। पर सवाल यह है कि आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी। बीकानेर पुलिस अब जोधपुर में उन कातिलों तक पहुंच चुकी थी जिन्होंने एक लड़की की हत्या करके उसकी सिरकटी लाश जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बीकानेर में फेंक दी थी। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर कत्ल के इल्जाम में पकड़े गए विकास मान और संगीता का मरने वाली लड़की से क्या रिश्ता था। मरने वाली लड़की कौन थी। तो विकास और संगीता ने इन सवालों का जवाब दिया। विकास और संगीता पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर्स के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। कुछ समय पहले संगीता के साथ मुस्कान नाम की एक लड़की की मुलाकात हुई, जो जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और दोनों के घर जोधपुर में आने जाने लगे। मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की रहने वाली थी, लेकिन इन दिनों वो पाली में रहती थी। मुस्कान शादीशुदा थी, लेकिन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती, कभी वो विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती थी। पहले तो दोनों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लिव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया,
तो फिर दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने की साजिश तैयार कर। पहले कुछ दिनों में हमें कोई क्लू नहीं मिला। आगे जाके हमारे टीम के एसआईटी के ही सदस्य हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज के एक इनपुट से हमें एक संदिग्ध गाड़ी आइडेंटिफाई हुई। उस संदिग्ध गाड़ी आइडेंटिफाई करके हम मेन मुलजिम तक पहुंचे। विकास मान और संगीता नाम के ये दो मुलजिम थे जो जोधपुर से इस मृतका को अपने साथ पीलीबंगा कहकर ले जाने के लिए आए थे। मृतका मुस्कान नाम के एक लेडी के रूप में आइडेंटिफाई हुई जो संगीता को अपनी मुंह बोली बहन मानती थी और उसी के साथ रहती थी। विकास और संगीता लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और क्योंकि मुस्कान जो है वो इनके रिलेशनशिप को अधीर नहीं करती थी और संगीता को बोलती थी कि विकास के साथ मत रहा करो, तो विकास मुस्कान से रंजिश रखता था। इसके बाद 14 जून को दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया। मुस्कान आई और विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की तरफ रवाना हो गए। दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी भनक नहीं थी। अब बीच रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। उसकी कार के अंदर ही गला घोंटकर जान ले ली। अब मुस्कान का कत्ल हो चुका था, लेकिन दोनों के पास उसकी लाश ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती थी। उन्होंने तय किया कि मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए उनका पता लगाना नामुमकिन हो जाए। मारने का कारण यह था कि वो जो विकास और संगीता दोनों आपस में लिव इन में रहते हैं और लिव इन में ही वो रहना चाहते थे। ये उनके बीच में ये चाह रही थी कि संगीता और मैं दोनों ही रहें और ये विकास यहाँ से चला जाए। बीच में विकास को मतलब इन्होंने लड़के दूर भी कर दिया था, तो ये संगीता और विकास ये नहीं चाहते थे कि हम दूर हो, इसलिए उन्होंने इसको मार दिया। कुछ इसी इरादे से दोनों लाश लेकर आगे बढ़ गए। जोधपुर से बीकानेर पहुंचे और गढ़सीसर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें सुनसान जगह दिखी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोकी। लाश लेकर कूड़े के ढेर तक गए और वहां महज 8 मिनट के अंदर विकास ने गड़ासे से मुस्कान का सिर काटकर अलग कर दिया। पहचान छुपाने के लिए ही उसकी दोनों बाहें भी काटकर अलग कर दी। इसके बाद जब दोनों को लगा कि अब लाश की पहचान मुमकिन नहीं, तो फिर सिर कटी लाश वहीं छोड़ दी और एक डिब्बे में सिर और 2 कटी हुई बाहें भरकर वापस अपने साथ जोधपुर लेकर आ गए। ये दोनों हाथों में मुस्कान के टैटू था, इसीलिए उसको काटा गया ताकि पहचान नहीं हो सके। सर को भी काटा जाता ताकि पहचान नहीं हो सके। कपड़े भी उतारने की कोशिश की जिससे कि कपड़ों से पहचान ना हो पाए। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए अभी तक का मोस्ट चैलेंजिंग केस था। हालांकि अब तक दोनों ने प्लान को थोड़ा चेंज कर लिया था। 3 शहरों की जगह दोनों ने 2 शहरों में ही लाश के टुकड़े फेंकने का फैसला किया। दोनों के पास अब भी मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी दोनों बाहें पड़ी थी। इसके बाद दोनों ने मौका देखा और 15 जून को ही लोगों की नजरों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी और इत्मीनान से घर वापस आ गए। दोनों को पूरा यकीन था कि कत्ल का राज कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा ही नहीं और दूसरा लाश की पहचान कभी साफ नहीं हो सकेगी। तो फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहां से मिलेगी? लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने केस की जांच शुरू की तो सिर कटी लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता किया और फिर गाड़ी के सहारे वो कातिलों तक यानी विकास मान और संगीता तक पहुंच गए। जोधपुर के 5 बत्ती सर्किल स्थित ये वो गंदा नाला है। इस नाले के अंदर आरोपी विकास और उसकी लिव इन पार्टनर संगीता ने उस महिला का सिर और एक हाथ काटकर प्लास्टिक के बोरे में इस नाले में बहा दिया था। लेकिन बीकानेर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन आरोपियों तक पहुंची। तब आरोपियों ने ये कबूल किया कि हमने जोधपुर के 5 बत्ती सर्किल स्थित नाले पर ये सब डाले हैं, जहां पर बीकानेर पुलिस यहाँ 21 जुलाई को जोधपुर के इस नाले के पास यहाँ पहुंची और नगर निगम की टीम भी पहुंची, जहां पर जेसीबी की सहायता से
तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद और प्लास्टिक के कट्टे में सिर और हाथ को बरामद किया है और जिसके बाद तस्दीक कराने के बाद पुलिस उन दोनों आरोपियों को लेकर बीकानेर रवाना हो गई थी। मुस्कान जो है वो इनके रिलेशनशिप को अधीर नहीं करती थी और संगीता को बोलती थी कि विकास के साथ मत रहा करो, तो विकास मुस्कान से रंजिश रखता था। और उस दिन जब ये जोधपुर से निकले पीलीबंगा जाने के लिए, तब बीच में कोई कहासुनी हुई जिसपे विकास ने पहले इसका गला रस्सी से घोंटा, बीच में वो फिर जिंदा हुई तो उसको दोबारा मारा और फिर यहाँ पर आकर उसकी बॉडी फेंकी और उसके ताकि उस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सके, दोनों हाथ काटे और सर काटा और वापस फिर पीलीबंगा ना जाके वापस जोधपुर में 5 बत्ती पे एक नाला है, वहां पे सर और हाथों को फेंका। और जब ये हमें पता चला तो हमने तुरंत फिर अपनी टीम को जोधपुर भेजा। नगर निगम और जोधपुर पुलिस की टीम की मदद से हमने वो सर और हाथ भी बरामद किए और वर्तमान में एफएसएल के लिए जांच के लिए भेजे हुए हैं और इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी निशानदेही पर जोधपुर के नाले से मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसकी बाहें भी आखिरकार बरामद कर ली। लाश को काटने में इस्तेमाल किया गया गड़ासा भी रिकवर कर लिया और इस तरह चंद दिनों की तफ्तीश के बाद एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का पूरी तरह खुलासा कर दिया। बीकानेर से कुलदीप चारण के साथ अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।